पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से JIT रिपोर्ट और उस पर फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है कि ये वाले मुकदमा जो JIT की रिपोर्ट है ये नैब को भेज दी जाए तहकीकात के लिए और नैब 2 माह के अंदर अंदर इस पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करे। साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये भी ऑब्जर्वेशन थी, अहकामात थे कि चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके हवाले से जो JIT में फाइंडिंग्स हैं उन्हें भी गालिबन कुछ शक की निगाह से देखा गया और कहा गया कि बिलावल तो एक मासूम बच्चा है, इनका नाम ECL में क्यों डाला गया था, इनका नाम भी ECL से निकाल दिया जाए। तो इन ऑब्जर्वेशंस के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन जब नैब की तहकीकात शुरू होंगी और आगे ये मामला चलेगा तो क्या वाकई साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन और ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब के लिए JIT की जो तहकीकात जब नैब करेगी तो वाकई अच्छी खबरें आएंगी। वो क्या मामलात होंगे, इस पर भी थोड़ी तफसील से बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए एहतसाब, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए ज़मीर हैदर साहब, सीनियर साहब की हैं, पब्लिक न्यूज़ पर 7 बजे अपना प्रोग्राम करते हैं। आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, साथ प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, उनके हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की गई एहतसाब अदालत में, उसमें चंद मज़ीद अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है, कितने पैसे उसमें आए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स, उसकी मुद्दत मियाद भी आज मुकम्मल हो गई है, तो क्या ये वाला मामला अब आगे मिलिट्री कोर्ट्स दोबारा पाकिस्तान में बनेंगी नहीं बनेगी, पार्लियामेंट इसकी तौसीह करेगी नहीं करेगी, इस सवाल का जवाब भी मालूम करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली बैंक अकाउंट्स केस के हवाले से नाज़रीन जो प्रोसीडिंग हुई उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये अहकामात दिए कि ये मामला अब नैब को भिजवा दिया जाए, नैब 2 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करे। वकील लतीफ़ खोसा साहब जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा अगर सियासी जमातों के साथ ऐसा रवैया रखा गया तो जमहूरियत कैसे चलेगी। जी हाँ नाज़रीन, जमहूरियत कैसे चलेगी, ये वो सवाल है जिस हवाले से इमरान खान साहब भी पहले बता चुके हैं कि जब भी इनका एहतसाब शुरू होगा तो जमहूरियत ख़तरे में आती हुई नज़र आएगी और कुछ इसी तरह के आर्गूमेंट्स लतीफ़ खोसा साहब ने बिल्ड किए और आज की प्रोसीडिंग में भी जमहूरियत का काफ़ी जिक्र था, वो आपको आगे चल के बताते हैं इस हवाले से क्या जिक्र था। साथ साथ लतीफ़ खोसा साहब ने यह भी कहा कि हमें सिंध हुकूमत से अलग करने की कोशिश की गई। सिंध हुकूमत से अलग करने की कोशिश का हवाला जो लतीफ़ खोसा साहब ने दिया वो उन बयानात का हवाला दे रहे थे जिसमें कि चंद वफाकी वज़रा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की क़यादत कहते कि जी गवर्नर रूल लग सकता है, कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, लेकिन इसको पॉलिटिकली एक आर्गूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला ने और इसको बाकायदा कोर्ट के सामने रखा कि जनाब इस JIT की वजह से हमारे खिलाफ सिंध में हुकूमत हटाने की कोशिश भी की गई। जो अगली बात थी, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बिलावल भुट्टो का नाम JIT रिपोर्ट से निकालने की हिदायत जारी की। JIT का वो हिस्सा हज़फ कर दें जिसमें बिलावल का नाम है। JIT वकील बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, फारूक नाइक को मुलव्वस करने पे जवाब दे। बिलावल ने पाकिस्तान आकर क्या किया, वो मासूम बच्चा है, ECL में क्यों डाला, यह अदालत का सवाल था। क्या JIT ने बिलावल को बदनाम करने के लिए मामले में शामिल किया, क्या JIT ने बिलावल भुट्टो को किसी के कहने पर मामले में शामिल किया, इंतहाई अहम सवाल था ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिलावल जरदारी तो सिर्फ अपनी माँ का मिशन लेकर चल रहा था, बिलावल किसी जुर्म में मुलव्वस हैं जो उनका नाम ECL में डाल दिया गया। ये भी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑब्जर्वेशन थी। वज़ीर आला सिंध के हवाले से उन्होंने कहा कि JIT ने तो अपने वज़ीर आला की इज्जत नहीं रखी, क्या वज़ीर आला का नाम इस तरह ECL में शामिल करना कौमी मुफाद में है, क्या आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए बाइस से इज्जत है। आपके ख्याल में क्या वज़ीर आला हुकूमत छोड़कर मुल्क से भाग जाते। मुराद अली शाह की इज्जत नफ्स मजरू की जा रही है, देख तो लेते कि एक सूबे का वज़ीर आला है। JIT रिपोर्ट बेबुनियाद नहीं, ये भी इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में ऐसे ठेके देखे जो कागजों में मुकम्मल हो गए थे, ऐसे ठेकों का हमने बाद में काम करवाया। JIT ने भी ऐसे ही ठेकों का जिक्र किया है। जिन्होंने 50,000 कभी नहीं देखा उनके अकाउंट्स में 8 करोड़ फरिश्ते डाल गए। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं, ये वकील फारूक H नाइक की ने अदालत को बताया। वकील ओमनी ग्रुप ने कहा कि सब्सिडी के मामले पर कोई गैर कानूनी काम नहीं किया गया, JIT के दिए गए आदादो शुमार रिकॉर्ड पर नहीं, ये भी वकील ओमनी ग्रुप ने कहा। जिसपे जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा भट्टी साहब क्या आप लेयरिंग के बारे में जानते हैं, वकील ने कहा नहीं जनाब। तो जिस पे जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा तो फिर आप दलाइल क्यों दे रहे हैं।
चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा आपको तो मामला ट्रायल अदालत भिजवाने पर इसरार करना चाहिए। वकील ओमनी ग्रुप ने कहा कि इसमें हमारे फारूक एश नाइक पर भी इल्जामात हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा फारूक एश नाइक हमारे भी तो हैं, आप इनकी फिक्र छोड़ें। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने मुफ्त में सब्सिडी ली उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जीआईटी ने तहकीकात के लिए नैब को भेजने की सिफारिश की है। एक और अहम सवाल यह था कि कैसे सिल्क और समिट बैंक खुल गए। हतमी तहकीकात नैब ने करनी है, बुलाने पर नैब के सवालात का जवाब देना होगा। तमाम शाखसाने ओमनी ग्रुप से जाकर मिलते हैं। जीआईटी ने बुनियादी मालूमात फ्राहम की हैं। दही बल्ले फालूदे वाले के अकाउंट्स ओमनी ग्रुप से मिलते हैं। ओमनी ग्रुप का सियासतदानों निजी प्रॉपर्टी टाइकून से गठजोड़ देखना है। जीआईटी की तफ्तीश जाली अकाउंट्स केस तक महदूद नहीं थी, ये जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की ऑब्जर्वेशन थी। और जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि जब रेफरेंस दायर होगा तो अपना दिफा कर लेना। अदालत ने यह भी ऑब्जर्वेशन दी कि अमेरिका में कत्ल के मुकदमे में जमानत मिल जाती है, ऐसे मुकदमात में नहीं मिलती। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि ओमनी ग्रुप वाले 3 बैंकों को खा गए हैं। अच्छा, जमहूरियत के हवाले से जो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस आई और जो आर्गूमेंट हुए, लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जमहूरियत एक इर्तिकाई अमल है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा हम किसी सूरत जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। जमहूरियत इस मुल्क के लिए एक नेमत है, सारे बुनियादी हकूक जमहूरियत की वजह से हैं। जमहूरियत पर समझौता नहीं होने देंगे। सब कहते थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, हमने कह दिया था इलेक्शन में एक दिन भी ताख़ीर नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात वक्त पर हुए। हमने आते ही कहना शुरू कर दिया था जमहूरियत ना रही तो हम भी नहीं रहेंगे। हर कीमत पर जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हम इस जमहूरियत ही का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। ये फिर आखिर में वकील लतीफ़ खोसा साहब ने ऑब्जर्वेशन दी थी इस हवाले से। नाज़रीन, आज बैंकिंग कोर्ट में भी बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर बीबी की। और इस हवाले से जो कोर्ट में जो इंतहाई इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आई थी वो ये थी कि जनाब हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई से रोका हुआ है, ये कहा था अदालत ने। साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर हम मज़ीद कार्रवाई नहीं कर सकते। ये थी आज की नाज़रीन इस केस के हवाले से प्रोसीडिंग। और जीआईटी ने जो रेफरेंसेस बनाने का कहा है, जो रिकमेंडेशन दी है, उसमें 1 दर्जन से ज़ायद रेफरेंसेस हैं जो कि इस जीआईटी रिपोर्ट में मेंशन है। उसमें चंद अहम रेफरेंसेस जो जीआईटी ने रिकमेंड किए हैं वो क्या क्या हैं वो नाज़रीन आपके सामने रखते हैं। इसमें समिट बैंक का गैर कानूनी क़याम और जराइम के पैसे से समिट बैंक का फैलाव, ओमनी ग्रुप के नेशनल बैंक, सिंध बैंक और समिट बैंक से 53.53 अरब रुपए के फ्रॉड से हासिल शुदा कर्जा जात, ठट्ठा और दादू शुगर मिलों के अर्जा नरखों पर सिंध हुकूमत के हाथों फरोख्त, उस वक्त के सदर आसिफ जरदारी का पार्कलैंड लिमिटेड के जरिए 1.5 अरब रुपए के कर्जे की खुर्द-बुर्द, आसिफ जरदारी का तोशा खाने से कीमत की 15% पर गाड़ियां लेना और उनकी अदायगी भी जाली अकाउंट से करवाना, आसिफ जरदारी की गैर जाहिर शुदा बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियां और उनकी अदायगी एक वफात शुदा शख्स के जाली अकाउंट से करवाना, जेवी ओपल 225 से फरियाल तालपुर के जरिए जरदारी ग्रुप को 1.22 अरब रुपए के किकबैक्स, फरियाल तालपुर और जरदारी ग्रुप के गैर जाहिर शुदा फार्म हाउस जो कि किकबैक्स की रकम से हासिल किए गए, सिंध बैंक के बिलाल शेख और मुराद अली शाह की मदद से ओमनी ग्रुप को मिलने वाला 24.7 अरब रुपए का कर्जा जिसमें फ्रॉड और खुर्द-बुर्द की गई, सिंध बैंक के बिलाल शेख और मुराद अली शाह की मदद से सिंध हुकूमत की जानिब से ओमनी ग्रुप को दी गई 7.19 अरब की सब्सिडी, कराची क्लिफ्टन में वाक़ लाइब्रेरी, मंदिर और जिम्नेजियम की ज़मीन की गैर कानूनी तरीके से प्लॉट बनाकर फरोख्त, पाकिस्तान स्टील मिल्स की 362 एकड़ ज़मीन में खुर्द-बुर्द, मेसर्स स्प्रिंग रेजिडेंसी और मेसर्स अल ऐन होल्डिंग की जानिब से निजी ज़मीनों पर गैर कानूनी कब्जा। ये वो चीदा रेफरेंसेस हैं जिसकी रिकमेंडेशन जीआईटी ने की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और अब ये मामला चला गया तहकीकात के लिए नैब के पास। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, आपका तो अब पाकिस्तान पार्टी ने नाम भी बाकायदा रख दिया है और बिलावल भुट्टो के तर्जुमान ने कहा आज ये भी साबित हो गया ये सब एहतसाब अकबर ने करवाया। वाकई आपने सब कुछ करवाया, इतना बड़ा क्रेडिट पीपल्स पार्टी आपको दे रही है। मैं ख्याल किसी और हुकूमती वजीर या शख्सियत को इतना बड़ा क्रेडिट अभी तक तो नहीं मिल सका। शुक्रिया अरशद। सबसे पहले तो ये है कि मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगा, करनी नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है पहला शो है जिसने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमेंट्स इन टोटो तमाम कमेंट्स पढ़ के सुनाए, जो जिस तरह से उन्होंने मासूम वाली बात भी की और जिस तरह से बाकी कमेंट्स भी दिए। सुबह से ऐसे पिक्चर पेंट की जा रही है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आज ये कहा है कि बिलावल मासूम है और बस मामला ख़त्म हो गया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जहाँ तक बात है उनकी क्रेडिट देने की, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर उन्हें ये लगता है कि एक शख्स इतना ज़हीन है
कि उसने सारी JIT रिपोर्ट 26 वॉल्यूम 100,000 से ज़ायद एनेक्चर्स जिसके अंदर तमाम सबूत मौजूद हैं, एक एक फ़्लाइट लॉग, इसके अंदर कौन कौन लोग ट्रैवल करते थे, सब्सिडी किधर जाती थी। मैं तो इस ये मेरी CV में डाल दें और मैं किसी बहुत बड़े आलमी इदारे में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और ये सारे मामले से अपनी जॉब को अल्लाह कर लेता हूँ। ये तो बल्कि बचगाना सी बातें हैं। जो चीज़ नज़र आई है, होगा क्या? जो एक सवाल सब जानना चाह रहे हैं जिसका जवाब तहकीकात के लिए भेजा, 2 माह में नैब तहकीकात करेगी या रेफरेंस फाइल करेगी? देखें अर्शद, ये बिल्कुल वही होगा जो जिस तरह से ये चीज़ें चल रही थी। JIT क्या थी? JIT एक फैक्ट फाइंडिंग है, एक इंक्वायरी है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कि उन्होंने कहा हम देखें ये मामला है क्या। एक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 184 में या सुओ मोटो के अंदर वो ये तो नहीं डिटर्मिन करते कि किसको जेल भेजना है, किसको सजा देनी है, किसी की क्रिमिनलिटी तो इस्टेब्लिश नहीं करनी। उसके लिए तो ट्रायल कोर्ट है, पूरा ट्रायल कोर्ट का प्रोसेस है। ये जो आज इतनी ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं, ये चीज़ का अंदाज़ा शायद नहीं है या है और जान के उससे आंखें बंद कर रहे हैं। पहले इंक्वायरी थी, अब अल्लाह के फजल से नैब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। अच्छा, इस इंक्वायरी में नैब के रिप्रेजेंटेटिव भी तो शामिल थे JIT में? बिल्कुल, नैब के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और अब मैं ये समझता हूँ कि JIT को भी हुक्म, JIT खत्म नहीं की गई है जो मुझे पता है। JIT भी खत्म नहीं हुई है। JIT को तो कहा है कि आप इस मामले की फर्दर तफ्तीश करें और असिस्ट करें नैब की इन्वेस्टिगेशन को भी, ये भी उन्होंने कोर्ट में कहा है। अब रिटर्न ऑर्डर आ जाता है तो ये फर्दर क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन जो चीज़ें हैं, देखिए नैब को इन्वेस्टिगेशन क्यों लाजमी है? इन्वेस्टिगेशन इसलिए लाजमी है कि JIT की रिपोर्ट को उठा के पूरा तो जाके आप ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं रख सकते। फिर ख्वाजा हारिस साहब की तरह एक बड़े से वकील साहब आएंगे जो आके ये कहेंगे कि ये तो JIT की रिपोर्ट है, JIT की रिपोर्ट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। कोर्ट ने बड़ा ही अच्छा ऑर्डर किया है, इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इसमें अगर वो समझते हैं, मुराद अली शाह जैसे मिसाल के तौर पे कि जी मुझे बुलाया नहीं है, अब नैब उनको पूरा सवालनामा दे के बुलाए, पूरे उनके ऊपर क्वेश्चंस करे कि भाई सब्सिडी के मामले में एज़ फाइनेंस मिनिस्टर आपने क्या किरदार अदा किया, आपने जब सिंध बैंक ने लोन्स दिए एज़ फाइनेंस मिनिस्टर आपका क्या किरदार था, ये जितनी ज़मीनों के ऊपर कब्जे हुए, ये जितनी सरकार की ज़मीन ओने पोने दे दी गई, उसमें एज़ चीफ मिनिस्टर, उससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर आपका क्या किरदार था। इसके अलावा जितने लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई किए गए सबको नोटिस किया जाएगा, सबसे पूछा जाएगा। लेकिन JIT की जो फाइंडिंग्स हैं इन्होंने बुनियाद रख दी है, इन्होंने समझिए वर्क प्लान दे दिया है नैब की टीम को कि ये पैरामीटर्स हैं। 2 माह में अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब वाला केस देखें तो उन्हें भी नैब बुला रही थी और कई दफ़ा वो नैब के सामने पेश भी नहीं हुए, जिसको कि बाद में एज अ पॉइंट ऑफ लॉ एहतसाब अदालत में भी और आगे हाई कोर्ट में भी इस्तेमाल किया। जी देखें हमें तो बुलाया ही नहीं गया। बाइंडिंग होगा नैब के सामने पेश होना, या कि उसमें कोई ना कोई उज़र दे के नैब के 2 माह में ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अवॉइड किया जा सकता है? देखिए यहाँ 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक चीज़ तो ये है कि नैब के सामने पेश होना बिल्कुल लाजमी है। अगर ये पेश नहीं होते, नैब का सेक्शन 19 का नोटिस है, उसकी अगर आप तकमील नहीं करते तो इट्सेल्फ एक ऑफेंस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ मियां नवाज शरीफ भी करते रहे, बिल्कुल करते रहे, और मैं समझता हूँ नैब ने उनके साथ बहुत रियायत बख्शी कि उनके साथ वो रेफरेंस फाइल नहीं किया सेक्शन 19 की वायलेशन का, वरना कानून अपनी जगह बिल्कुल बरकरार है। दूसरी चीज़ ये है अर्शद, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जब नैब की इन्वेस्टिगेशन चलनी है, इसके सामने इस इन्वेस्टिगेशन में पेश ना होना या जवाब ना देना, अब अगर हम ECL में से तमाम लोगों के नाम निकाल देते हैं या ECL में तमाम लोगों के नाम ना डाले जाते, तो ये मुझे बताइए इन्वेस्टिगेशन कैसे चलनी थी? आप जाके लंदन अमेरिका बैठ जाते हैं, अमेरिका में माशाल्लाह इनके फ्लैट्स निकले हैं, वहाँ जाके बैठ जाते और कहते जी मैं तो 4 महीने बाद आऊँगा। 4 महीने आप इंतज़ार करते रहते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो वहाँ का वहाँ रह जाता। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये तो अब आपको साफ नज़र आ गया कि JIT ने क्यों रिकमेंड किया इनका नाम डालने के लिए। अच्छा, मुराद अली शाह साहब का और बिलावल भुट्टो के नाम तो आप ECL से निकाल देंगे? देखिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, जैसे ही हमें रिटर्न ऑर्डर मिलेगा उनका नाम निकाल दिया जाएगा। मुराद अली शाह साहब का भी मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने उनके ओहदे की तौकीर रखी है, उनको भी अपने ओहदे की तौकीर रखनी चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए अगर उनके पास कोई जवाब है। देखिए अगर उनका जवाब वही है जो इस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने आके दिया कि जी JIT में ये मसला था, JIT में वो मसला था, ये रद्दी का टोकरी में फेंक दीजिए, ये कॉन्कॉक्टेड है, मन गढ़त है, ये क्या एक भी फैक्चुअल चीज़ के ऊपर कोई जवाब आया है? मुझे तो नज़र नहीं आया। तो क्या ये नैब की इन्वेस्टिगेशन के सामने भी ये करेंगे और फिर पनामा केस की तरह ये जाके नैब की ट्रायल के अंदर भी जाके ये करेंगे? असल चीज़ ये नहीं है कि मेरा नाम अगर आप एहतसाब अकबर रख दें या आप ये बात करें कि इसने रिपोर्ट लिखी, उसने रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट के साथ ये सिर्फ लफाजी नहीं है, इस रिपोर्ट के साथ कितनी कंपल्शन है चीफ मिनिस्टर सिंध के लिए कि जनाब नैब के सामने वो पेश हों? देखिए कंपल्शन इस तरह से है कि आप खुद शिकायत कर रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी इनको बुला के इनकी पूरी आप इनका बयान लें, तो वो अब इसके बाद भी अगर पेश नहीं होते तो ठीक है। नैब तो देखिए मैं ये समझता हूँ मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ भी कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इतना है कि केस इटसेल्फ फाइल किया जा सकता है।
ये उनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। उनके ऊपर एक्यूजेशन है, वो आके उसका जवाब दे। जो भी जवाब देते हैं अगर वो मुतमिन नहीं, और जवाब ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को मुतमिन करना है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है तो आपको उसके सामने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। जिस तरह मनी ट्रेल का मामला था कि भाई आप आगे बताएं कैसे पैसे आए, इसमें भी यही है कि जो वो चीज़ें लगा रहे हैं कि जो जहाँ पे इनके सिग्नेचर्स हैं उस पर ये या तो आके बतला दें जी कि मैंने ये अप्रूव नहीं की, या ये सब्सिडी नहीं दी गई, या ये मैंने लोन अप्रूव नहीं किया। कैसे एक एंटिटी को, जबकि स्टेट बैंक की रेगुलेशन है, अपने बैंक की रेगुलेशन है कि 4 अरब से ज़्यादा का कर्ज नहीं दिया जा सकता, आपने 24 अरब का उठा के कर्ज दे दिया, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? आपको ये जवाब देना होगा। अच्छा ब्रिटिश शहजाद अकबर साहब, आपने कहा कि जी 2 माह में ये नैब को हुक्म दिया गया करे, और JIT आपने कहा कि कंटिन्यू करेगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब JIT तो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अगर हम इसका मुवाजना करें मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से, तो उसमें तो एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी कायम हुआ था। क्या इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन बेंच आगे जाके बनता हुआ देख रहे हैं, या ये बेंच आज फैसला आ गया, खत्म हो गया, नैब 2 माह बाद ये तहकीकात करके अपना प्रोसेस शुरू करेगी और JIT रिपोर्ट नैब के पास जाएगी या दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा? इसमें चूंकि अभी रिटर्न ऑर्डर आना है तो इंतजार कर लेते हैं कि रिटर्न ऑर्डर में एग्जैक्टली क्या कहा जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि 2 केसेस में जो फ़र्क है वो ये है कि पनामा वाला केस फाइल किया गया था पार्टीज़ की तरफ से 184(3) के तहत। ये केस सुओ मोटो में आया है। सुओ मोटो में ही उन्होंने एक डायरेक्शन दी है कि नैब इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करे, और जो मैंने आज रिपोर्टिंग देखी है उसके मुताबिक उनका अगर इन्वेस्टिगेशन में जुर्म साबित होता है तो फिर रेफरेंसेस फाइल करे। उन्होंने इस बात को 16 रेफरेंसेस तक भी महदूद नहीं रखा। उन्होंने कहा कि जो भी इसमें आता है, जितने रेफरेंसेस बनते हैं, अगर फर्दर प्रोब के अंदर मजीद चीज़ें आते हैं, जैसे देखिए कोई नहीं जानता कि वॉल्यूम नंबर 25 या 26 जो खुफिया रखा गया उसमें क्या है, अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा और चीज़ें आती हैं तो वॉल्यूम 25 नैब के अब हवाले किया जाएगा JIT? देखिए बिल्कुल किया जाएगा। अगर उनको आप इन्वेस्टिगेशन दे रहे हैं तो उनके पास तो पूरी पिक्चर होनी चाहिए। हुकूमत के पास आया ये वॉल्यूम 25? हुकूमत के पास ये अब JIT डायरेक्ट इसको नैब के हवाले करेगी, उनके पास रहेगा। जब तक कोर्ट उसको पब्लिक नहीं करती तब तक नहीं आएगी। ज़मीर हैदर साहब, नैब के पास कैपेसिटी है कि जनाब इन केसेस को इतनी तहकीकात करे, और इतने बड़े मामले की जिसमें 172 लोगों के नाम भी हैं? पहले तो सिर्फ हमने देखा था कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब का मामला था, उसमें भी इसहाक डार साहब चले गए, हसन हुसैन इश्तियारी हो गए, तो एक पीछे मियां नवाज शरीफ और मरियम रह गए थे, 2 बंदे। अब यहाँ 172 लोग हैं, 2 माह के अंदर नैब की कैपेसिटी है आपके ख्याल में? देखें, बड़ी दिलचस्प बात है। आज ही लतीफ़ खोसा साहब हमारे प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा कि पहले हमें एहतसाबुर रहमान का सामना था, मतलब सैफुर रहमान, और अब इनका सामना है। तो मैंने कहा जी आप क्या एहतसाब अकबर, उन्होंने भी कहा बड़ा एहतसाब? नहीं, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्योंकि उस वक्त वो चेयरमैन नैब थे ना सैफुर रहमान साहब, जो उन्होंने केसेस बनाए थे, उन्होंने कहा कि जी वो 5-6 केसेस हम, तो अब हमें एक और सैफुर रहमान का सामना है। तो मैंने कहा जी आप सिटिंग जो चेयरमैन नैब हैं आप उनको सैफुर रहमान से मिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं उनसे नहीं मिला रहा, मैं दूसरों की बात कर रहा हूं। अब मुझे अभी पता चला है कि वो एहतसाब अकबर साहब की बात कर रहे होंगे। खोखर साहब ने आज कहा, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जी अब हमें एक नए सैफुर रहमान का सामना है, तो अब सैफुर रहमान तो टेक्निकली चेयरमैन अकबर साहब को पहचान तो नहीं कि आपने पहले तो कोई केसेस नहीं किए जब आप नैब में थे? मुझे लगता है वो असल में तकलीफ यही हो रही है कि उन्होंने कहा हो ये तो वही शख्स दोबारा आ गया। तो वो जो है ना एक बड़ी दिलचस्प सूरत। अब जो कैपेसिटी की बात है ना, उसमें देखें अगर हम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस था एवनफील्ड रेफरेंसेस का, तो उसमें हमें कैपेसिटी में कुछ थोड़े से लेक्यूनाज नजर आए कि जी जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे वो जिस किस्म के जवाब आते रहे कि जी गूगल कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब की लीगल टीम पे तो सब कह रहे थे कि और फिर देखें उस वक्त जो है वो ख्वाजा हारिस जैसे वकील के सामना होना था। अब यहाँ पे लतीफ खोसा और फारूक एच नाइक 2 बड़े वकील होंगे। एतजाज एहसन साहब भी साथ अगर आ गए तो ये तो 3 जाइंट्स के सामने। अब मुझे नहीं मालूम कि जो नैब के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कितना कैपेसिटी इनकी, और ये 3 जाइंट्स पहले डिलीवर भी कर चुके हैं। ऐसे ही शहजाद अकबर साहब, आपके पास कोई जाइंट है लतीफ खोसा साहब के मुकाबले का, एतजाज एहसन साहब, फारूक नाइच के कैलिबर के इतने बड़े पाए के वकला का, जो पहले भी डिलीवर कर चुके हैं जरदारी साहब के लिए? देखिए जहाँ तक तो प्रोसिक्यूशन की टीम का मामला है वो तो नैब के चेयरमैन की स्वाबदीद है। अगर उनको उसके लिए मज़ीद रिसोर्स चाहिए वो गवर्नमेंट से फ़ंड मांग सकते हैं, बाकी उनकी आज़ादी है वो रखते हैं कि नहीं रखते। अभी भी नैब ने हमसे 1500 मिलियन का एडिशनल फ़ंड मांगा जो कि फेडरल कैबिनेट ने पिछली मीटिंग में अप्रूव किया, बिकॉज हमारा ये मानना है कि इदारों को कैपेसिटी उनकी होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे सिर्फ बड़े वकील काम नहीं आएंगे। ये केस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का
ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जवाब देना पड़ेगा, लफाजी से बात नहीं बनेगी। लफाजी से बात नहीं बनेगी। और नाज़रीन, इससे पहले भी आसिफ जरदारी हवाला देते रहे कि जनाब मुझ पे बड़े केसेस बने, और आसिफ जरदारी साहब की जो लीगल टीम है उसका अगर मुवाजना किया जाए तो यकीनन नवाज शरीफ साहब से बहुत अच्छी लीगल टीम है, जिसमें लतीफ़ खोसा, फारूक इश्नाई और कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर एतजाज़ अहसन साहब भी फ्री लीगल एडवाइस देते हैं। माजी में तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ उनके फुटेजेस मौजूद है। एज ए यंग बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब अदालत में पेश होते और किस तरह से वो आर्गूमेंट्स वगैरह देते थे। जो माजी में नैब रेफरेंसेस बने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ, उनका नाज़रीन क्या नतीजा निकला उसकी आपको एक छोटी सी झलक बताते हैं कि जो SGS केस बना था आसिफ अली जरदारी साहब पे, इसमें स्विस कंपनी से कमीशन और किकबैक्स लेने का इल्ज़ाम था। ये रेफरेंस 1997 में बनाया गया और इसका नतीजा ये निकला कि नैब सबूत पेश करने में नाकाम रहा। असल दस्तावेजात की जगह फोटो कॉपियां और नामुकम्मल दस्तावेजात पेश किए गए। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि असल दस्तावेजात और रिकॉर्ड एहतसाब बेंच के पास से गुम हो गया है। आसिफ अली जरदारी को नवंबर 2015 में बाइज्जत बरी कर दिया गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक इस ज़िम्न में नैब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिसंबर 2015 से ज़ेर इल्तवा है। फिर एक पोलो ग्राउंड रेफरेंस बना था सन 2000 में और नैब की तरफ से वज़ीर आज़म हाउस में गैर कानूनी पोलो ग्राउंड 52.29 मिलियन रुपए से बनाने के इल्ज़ाम पर दाखिल किया गया और इसका नतीजा ये निकला कि सन 2014 में आसिफ अली जरदारी साहब को इस रेफरेंस से बाइज्जत बरी कर दिया गया। एक उर्सुस ट्रैक्टर रेफरेंस था 1997 में। नैब ने 5,900 रूसी और पॉलिश ट्रैक्टर्स की खरीदारी में रिश्वत और किकबैक्स के इल्ज़ाम पर यह रेफरेंस बनाया। नैब के मुताबिक इस केस में आसिफ जरदारी ने 7.5% कमीशन हासिल किया और स्टेट बैंक को 11.6 अरब रुपए, जबकि ZTBL ज़राई तरक्याती बैंक को 268.3 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। इसका नतीजा भी नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग निकला। आसिफ अली जरदारी साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसकी वजह भी असल रिकॉर्ड का ना होना, फोटो कॉपियां जमा करवाना और किसी भी गवाह का गवाही के लिए पेश ना होना बताया गया। इस केस में नैब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिसंबर 2014 से ज़ेर इल्तवा है। कोटेक्ना केस, $131 मिलियन के इस कॉन्ट्रैक्ट में आसिफ अली जरदारी पर 6% कमीशन लेकर कोटेक्ना नामी कंपनी को कराची एयरपोर्ट पर ठेका दिलवाने का इल्ज़ाम था और नतीजा इसका यह निकला कि 2015 में आसिफ जरदारी को इस केस से भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। अदालत ने लिखा कि नैब कोई भी ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही और अदालत में असल दस्तावेजात की जगह फोटो कॉपियां पेश की गई। इस फैसले के खिलाफ भी नैब की अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिसंबर 2015 से ज़ेर इल्तफा है। किकबैक्स और कमीशन का पैसा स्विस बैंकों में रखने पर रेफरेंस बनाया गया। इसका नतीजा यह निकला कि NRO की वजह से केस बंद किया गया और वक्त पर अपील ना करने के बायस केस मुकम्मल बंद हो चुका है। आमदन से जायद असासाजात, 2001 में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रखने का रेफरेंस भी बनाया गया। नैब के मुताबिक यह केस 22 अरब रुपए और 1.5 अरब डॉलर का है। नैब ने इस केस को 179 मेगा करप्शन केसेस में शामिल कर रखा है। नैब के मुताबिक ये केस अभी भी अंडर ट्रायल है। तो ये तो नाज़रीन नैब के जो रेफरेंसेस हैं आसिफ अली जरदारी साहब के माजी में और जो एक 2001 से एसेट्स बियॉन्ड मींस का चल रहा है उसका स्टेटस है। ज़मीर साहब, ये माजी की मैं ये जब आप ये बता रहे थे तो इसमें फिर मुझे इनके कोई वकीलों की कोई कारकर्दगी तो नहीं नजर आ रही है। ये तो जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब का अपना असर और रसूख नजर आ रहा है मुझे इन तमाम चीजों में, जहां पे फोटो कॉपी असल रिकॉर्ड मिला नहीं। तो इसमें फिर वकील की कारकर्दगी वकील तो देखिए अब मुझे जो आपने अब मैं तो अब हैरान हूं कि यहाँ पे भी फिर इसका मतलब है कि वकीलों के बड़े होने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आसिफ अली जरदारी साहब का इतना असर और रसूख रहा है कि वो असल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो गायब हो गए, जो गवाह थे वो गायब हो गए, वो पेश होने से कतराते रहे और उसके बाद फिर एक NRO भी बीच में इनको मिल चुका हुआ था। तो फिर मुझे बताएं, फारूक नाइक हो या लतीफ खोसा हो या चौधरी एतजाज अहसन हो, उनकी तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी शायद जरूरत पड़ेगी अगर इतना ही असर। मैं इस पर मजीद बात करता हूँ क्योंकि आप बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि इनको कुछ मजीद मात भी हैं इस हवाले से। नाज़रीन, ये वो चंद के इससे क्लैरिफिकेशन नाज़रीन देनी थी। हमने अपने लास्ट थर्सडे के प्रोग्राम में जो
जो मिलिट्री सेक्रेटरी आसिफ अली जरदारी साहब का नाम बताया था वो ब्रिगेडियर आसिफ गलती से चल गया था। असल नाम है ब्रिगेडियर आमिर, जिनके अकाउंट में जाली अकाउंट से पैसे गए थे, जिन्होंने कैश विड्रॉ किया था और फिर आसिफ अली जरदारी साहब को दिया था। उनका असल नाम ब्रिगेडियर आमिर है, जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के, और JIT में उनका भी मेंशन है। अब ये नाज़रीन गोरख धंधा क्या है कि असल दस्तावेजात गायब हो जाते हैं, गवाह पेश नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स किधर चले जाते हैं, इसकी कहानी क्या है। साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक, उनके हवाले से क्या चीज़ें सामने नैब अभी तक लेके आई है, अदालत को उसमें क्या बताया, किस अकाउंट में कितने पैसे निकले, कौन डायरेक्टर्स निकले, इस पर भी बात करेंगे, और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनकी सियासी चालबाज और सियासी हिकमत भी लोग कहते हैं, कुछ तो सियासी उनके कुलीग्स कहते हैं कि जनाब अगर सियासत में किसी शख्स ने PhD की हुई है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। और आज नैब को जो रेफरेंसेस गए, JIT ने बाकायदा यही रिकमेंड किया था, ना डिसक्वालिफिकेशन मांगी थी ना कुछ और मांगा था, सिर्फ ये कहा था JIT ने कि जी नैब को रेफरेंसेस के लिए भेज दें, और उसकी तफसीलात भी हमने आपको बताई। आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में अंधे गूंगे किन लोगों का जिक्र करते हैं और किस तरह से पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसको चैलेंज करते हैं, एक बहादुर आदमी है, क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। दिल तो करता है कि मैं अपनी मादरी ज़बान में बात करूं, मगर क्या करूं, वो जो इस्लामाबाद वाले हैं वो कुछ अंधे हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, और जिसने अपनी मंजिल खुद ही तय की हो उसको क्यों डराते हो? ओ बेवकूफ़ो, ओ जाहिलो, वो नहीं डरेगा तुम्हारे ये अटकंडों से। अंधो, गूंगो, बहरो, बेवकूफ़ो, जी हाँ जनाब, ये पता नहीं किसको कह रहे थे साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब। ना सिर्फ ये कहते हैं, ये केसेस 50 केसेस और बनाओ, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। तुम एक नहीं 50 केस बनाओ, ऐसा मत करना कि एक केस बनाओ, 50 बनाओ, इंशाल्लाह उनको मैं मुंह दूंगा। 50 केसेस को मुंह दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी केसेस का सामना किया है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, माजी के हमने जितने रेफरेंसेस बताए उसमें कहीं डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, कहीं गवाह पेश नहीं हुए, बल्कि एक तो वो मशहूर ज़माना गालिबन वाजिद शम्सुल हसन साहब भी डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके आए थे। अगर अदील वो विजुअल्स आप दिखा सकें ताकि नाज़रीन की यादाश्त हम थोड़ी रिवाइव कर दें। ये वाजिद शम्सुल हसन साहब जिस वक्त हाई कमिश्नर थे UK में, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि पता नहीं लगा उसके बाद के किधर से कहाँ चले गए। आप भी तो कुछ चीज़ों के ऐनी शायद हैं, ये दस्तावेजात कहाँ से गायब हो गए, फोटोकॉपी। ये तो एक बड़ी छोटी सी अटैम्प्ट उन्होंने की थी खुश करने के लिए जरदारी साहब को। ये जो डॉक्यूमेंट्स गायब किए थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त चीफ जस्टिस ने इनको सस्ते जासूस भी कहा था। लंबे लंबे कोट पहन के ये और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब उस वक्त डॉक्टर दानिशमंद थे, वो गए हुए थे। असल में देखिए अरशद कि ये चीज़ देखने की है कि आप देखें इस सियासत को, जब स्विस केसेस बने जो बार बार ये वो क्या कहते हैं तसाबुर रहमान को याद करते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब का दौर था, तमाम ये केसेस बने। 2015 में जब ये केसेस बंद हुए और उन केसेस में ये कहा गया कि जी डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए, उस वक्त भी नवाज इस केस के अंदर उस वक्त जो जज थे उन्होंने एज अ जज मलिक क़य्यूम साहब ने इस केस में एक फ़ैसला दिया था SGS केस के अंदर। उसके बाद वही मलिक क़य्यूम साहब ने एक चिट्ठी लिखी थी एज अटॉर्नी जनरल, जिसके बाद NRO के केस की जजमेंट के अंदर उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस फाइल करने का कहा गया था, क्योंकि इन्होंने कहा फाइल हो गया आज की तारीख तक, अभी तक फाइल नहीं है, बल्कि ये तो भी केस भी शायद ख़त्म हो गया सुप्रीम कोर्ट से। देखिए बात ये है हर्षद, इस वक्त भी जो हम बात कर रहे हैं कि अखलाकी तौर पर मुराद अली शाह को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो इसी पैराए में है। मैं आज भी ये समझता हूँ अगर ये केस कराची चलते हैं, अगर ये केसेस इनकी हुकूमत में होते हुए चलते हैं, तो कौन आके गवाही देगा? ये तो इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस कुछ मुझे मजबूत लग रहा है, वरना तो ये होता ये है, आपने ये देखा वहाँ से डब्बे गायब किए गए। आज भी मैं समझता हूँ आपको तफ्तीश करनी चाहिए, तहकीक करनी चाहिए। नैब के अंदर जब ये वज़ीर बने थे फ़ारूक एच नाइक साहब, उस वक्त वहाँ किन को अपॉइंट किया गया, कौन सी खातून थी जो वहाँ से फाइल्स गायब करती थी उन रिकॉर्ड में से। मैं तो इस चीज़ का गवाह हूँ, पूरा रिकॉर्ड हम वहाँ छोड़ के आए थे। उसके बाद इन्होंने किस तरह से कैसे ओछे अटकंदे इस्तेमाल किए इस केस का। जो प्रिंसिपल खातून थी नैब में जिन्होंने नैब के सारे डॉक्यूमेंट उनको पहले भर्ती किया गया था नैब के अंदर, उन्हें नैब के अंदर इंडक्ट किया गया था इस टास्क के साथ कि वहाँ से डॉक्यूमेंट्स गायब करने। चेयरमैन नैब कौन था? जो भी शख्स थे उस वक्त 2007-8 की बात है, जाके देख लीजिए कौन शख्स थे। देखिए उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस केस में जो मेन गवाह थे हसन वसीम अफजल,
उनके साथ ये किया गया कि उनको 6 साल आपने OST कर दिया क्योंकि वो मेन गवाह थे। उसके ऊपर दुनिया जहां का जोर डाला गया कि वो अपनी गवाही से मुनकर हो जाए। उन्होंने अपनी गवाही नहीं बदली, उनकी गवाही आज भी उस रेफरेंस में रिकॉर्डेड है जहां उन्होंने कहा कि लेकिन जब साहब अदालत में सब्सिक्वेंटली केस चला तो वो तो ढूंढते रहे कि किधर गए, वो तो आई नहीं दोबारा। बिल्कुल आए, पेश हुए, मैं उनके वकील के तौर पर उस केस में पेश हुआ क्योंकि ये हथकंडा अपनाया गया और उसमें भी उन्होंने आके, मैं समझता हूँ पूरी चोरी कली जो थी वो यहाँ कर दी। उन्होंने ये आके बतलाया कि जी पहले तो ये कह दिया कि कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं थे। उसमें गवाही देते हुए ये बतलाया गया कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश हुए थे, ये कोर्ट के ऑर्डर लगे हुए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए? अदालत से गायब हो गए, अदालत से गायब हो गए, जिस रिकॉर्ड से गायब हो गए, नैब के पास से गायब हो गए। फिर जज ने इनको हुक्म किया कि बताएं कि ओरिजिनल रिकॉर्ड कहाँ है। वो 6 माह तो ये बात पता चलती कि ओरिजिनल रिकॉर्ड कहाँ है। बाद में फिर वो कह के जी ओरिजिनल रिकॉर्ड अब मिल नहीं रहा, एहतसाब अदालत से गायब हो गया था। तो इस तरह की मामलात करके इवेंचुअली इनमें से निकल गए। कौन थे उसमें? जज बशीर तो नहीं थे जो ये पनामा केस वाला फैसला? मुझे अब याद नहीं कौन से जज थे, लेकिन इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर ये जाली डॉक्यूमेंट थे या फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट थे, स्विस केस का आपको एग्जामिनिंग मैजिस्ट्रेट का डिसीजन याद है जिसके अंदर उन्होंने डिसीजन दिया? सरे मेंशन का क्या हुआ? वो तो मेरा ख्याल नैब ने अगर डॉक्यूमेंट दिखाई, ये पड़ा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्लेट में रख के पेश किया था लंदन हाई कोर्ट में कि जनाब ये ले NRO के पास। वो जीता हुआ केस, उसमें क्या हुआ? सरे मेंशन तो ले लिया था जरदारी साहब ने। सरे मेंशन क्या हुआ? पहले ये इनकारी थे कि हमारा सरे महल है नहीं, बाद में जाके इनका जी सरे महल तो मेरा बिल्कुल ये है, अब आप प्रूफ करें कि मैंने कहाँ से बनाया। उसके अंदर लिक्विडेशन हुई, लिक्विडेशन के तहत वो सारी माल बेच दिया गया। उसके बाद बेचने के बाद वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देने थे। उस मौके पे फिर NRO की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेने थे, लेकिन जब ये NRO हुआ तो उसके बाद प्लेट में रख के दिया गया जरदारी साहब को। अगर फुल स्क्रीन आप दिखाएं, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब भी ये पढ़ लेंगे, लंदन हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स ये आप पढ़ सकते हैं। इन द हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वींस बेंच डिवीजन कमर्शियल कोर्ट 2006 फोलियो 156 आसिफ अली जरदारी, साथ उनकी 3 कंपनीज हैं, साथ रोमिना प्रॉपर्टीज विनफोर्ड। और इसमें ये लिखा गया है कि जनाब ये हम पेश कर रहे हैं रॉकवुड स्टेट सेटलमेंट एग्रीमेंट। ऐसे ही हुआ था? जी बिल्कुल, सेटलमेंट एग्रीमेंट के तहत सारे पैसे उनको दे दिए। ना सिर्फ ये, बल्कि ये देखिए स्विस केसेस में अगर ये केसेस के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होते तो क्या स्विस कोर्ट्स ने ये 12 साल जो पैसे फ्रीज रखे, $60 मिलियन जो बाद में नफा लग के 72 मिलियन हो चुके थे, वो किस लिए फ्रीज किए हुए थे? अगर ये केसेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो ऐसा होता था। ये तो जब आपके अटॉर्नी जनरल ने चिट्ठी दी उसके बाद उन्होंने $2 मिलियन का फाइन उन पैसों पे किया, हुकूमत पाकिस्तान पे नहीं किया, उन फ्रीज हुए हुए पैसों के ऊपर किया। उसके बाद ये पैसे रिलीज हुए। बात ये है कि अगर आपने ये केसेस करने हैं तो इसी रिजॉल्व से होंगे जिससे ये भी चल रहे हैं। इसके अंदर जो डेडलाइंस दी जाती हैं उन डेडलाइंस के ऊपर होंगे, वरना ये बाद में फाइल्स भी गायब कर देते हैं, लोग भी गायब कर देते हैं, गवाह गायब हो जाते हैं, ये बड़े मसाइल। ज़मीर हैदर साहब, मैं इस सवाल पे आता हूँ, लेकिन इससे पहले क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र गालिबन 2015 जून में ईंट से ईंट बजाने की बात की थी साबिक सदर आसिफ जरदारी ने। क्या बात की थी, आइए सुनते हैं। हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हम में रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। जी नाज़रीन, हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर 2018 में 3 साल नौकरी वालों का जिक्र किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब को पता है कि सियासतदान और सियासी जमातें वो तो लंबी इनिंग्स खेलती हैं, लेकिन जो टेन्योर पोस्ट वाले होते हैं, और ये किसको स्पेसिफिकली कह रहे थे उसका इन्होंने इशारा भी दिया था। और क्या कहा था, आइए सुनते हैं। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? यह हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहां पहुंच जाते हैं, कभी कहां पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। और आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर कुछ नहीं है, आप कैसे अपने फ्यूचर में इन चीज़ों को डालेंगे? जी नाज़रीन, आपकी लाइफ नहीं है, आपका फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले अक्सर मर्द हुर भी कहते हैं आसिफ जरदारी साहब को, और उन्होंने कहा कि जी तूफ़ानों से टकराना उसकी ख्वाहिश भी रखते हैं और टकराना जानते भी। क्या कहा, आइए सुनते हैं। आने दो इन तूफानों को, हम तो इन तूफानों को देख के खुश होते हैं।
ये तूफानों को, ये मसलों को, ये ड्रामों को, हम तो इसको देख के, और मैंने उनको कहा है कि ये ड्रामे तुम करे जाओ, इससे मैं और पॉपुलर होता रहूँगा। जी ज़मीर हैदर साहब, आपने जो सियासी बसीरत है साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की देखी, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं मर्द हुर भी हैं। देखिए, जब भी पहले जो बात उन्होंने की थी कि जिसने मंजिल खुद तय की हो उसको किससे डराते हो, अब ये जो तूफानों की बात कर रहे हैं, बेनज़ीर के कत्ल का जो मलबा था वो कितना बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा था, और जब वो कहते हैं कि जिसने मंजिल खुद तय की हो उसको किससे डराते हो, तो ये सिसिलियन माफिया जो जस्टिस खोसा साहब ने किसी और के मुतालिक लिखा था, तो ये तो बात उससे आगे निकल गई है। मुझे नहीं मालूम कि गॉडफादर से भी बड़ा कोई जो है माफिया है, लेकिन ये बात बिल्कुल जेआईटी ने कुछ एक सिस्टम का जिक्र किया था, वो अलग है, लेकिन सिस्टम पूरा सिस्टम जो है सियासी बसीरत 2015 से लेकर अब तक कंसिस्टेंट है, ईंट बजाने से लेकर तूफानों तक। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे वो इन्होंने साल पहले उन्होंने किया था और किया। उसके बाद फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे उसमें भी वो उन्होंने किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जिस तरह जिस वक्त जिस तरफ आपका मतलब जरा ध्यान बेहतर होता है उस वक्त आप कर लेते हैं, लेकिन ये बात मैं जो अभी जो देख रहा हूं ना, मैं ये देख रहा हूं कि इनको अब ये नजर आ रहा है कि अब मामला ठीक नहीं होंगे। अब जो है जरदारी साहब जेल नहीं जाएंगे, मुझे जो लग रहा है कि जरदारी साहब जेल नहीं जाएंगे, फरियाल तालपुर साहिबा जेल नहीं जाएंगी, और मलबा शायद सारा जो है ओमनी ग्रुप के ऊपर चला जाएगा, और ओमनी ग्रुप जो है वो सारा सब कुछ इकट्ठा करके जो है वो दे देगी, और जो है इनकी लेकिन ये है कि बिलावल जो है वो लेकिन पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे। ये फिर जो मुझे लगता है कि ये अब जो है पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे, और जरदारी साहब जो हैं वो अब इतना आसान नहीं होगा जिस तरह ये कह रहे हैं कि जितना ब्लैक एंड वाइट और सबूत। अब ये नहीं मुझे मालूम कि ये वो फोटो कॉपीज हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, वो विले बैठेंगे सियासत से बाहर हो जाएंगे, खुदा का खौफ। नहीं, मेरा वैसे ख्याल है कि कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इनकी बात में ऐड ही करना चाह रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि सब कुछ ओमनी पे डाल देंगे, ओमनी एक करके फारे कर देगा, लेकिन ओमनी वालों ने उसमें चालाकी बड़ी की। ओमनी वालों ने चालाकी ये की, उन्होंने ये कहा कि हम तो डूबेंगे, आपको साथ लेके जाएंगे। तो उन्होंने जो कनेक्टिविटी बना दी कि आपको बेनिफिशियरी दिखाने के लिए आपका उन्होंने पूरा एक फाइडुशियरी इंटरेस्ट इस्टेब्लिश कर दिया। आपके हर पेमेंट वो उसी अकाउंट से कर रहे हैं जिस अकाउंट से वो माल बना रहे हैं, जो कि फेक अकाउंट्स कहा जाता है। तो इन चीज़ों के होते हुए ओमनी चाहे भी तो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं ले सकती। बिर साहब, आपने कभी ये सुना है कि जो सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक कर रहे होते हैं वो पकड़ा जाए और वो कोई भी मुकदमा अपने अंजाम पे पहुंचे? क्योंकि कहा यह जाता है कि पैसे एक शख्स लेता है, टिकट दूसरा बेचता है, और जब पुलिस वाले छापा मारते हैं तो अगर ज़मीर की जेब में पैसे निकलेंगे तो मेरे पास टिकट निकलेंगे, माल दो अलग अलग लोगों के पास पकड़ा एक बंदा जाता है, दोनों इकट्ठे नहीं पकड़े जाते। ऐसे ही होता है। देखें अरशद, सबसे पहले तो रिकॉर्ड ये कर लें कि ये बात सिनेमा की टिकट वाली मैंने नहीं की, इन्होंने की है, क्योंकि कल मेरे ऊपर ये भी तूफान उठ सकता है। लेकिन मैंने मिसाल दी है, मैंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं, लेकिन मिसाल है बड़ी। खरीदी तो होगी ना कभी जवानी में ब्लैक में टिकट, आप अमेरिका लंदन कॉन्सर्ट के टिकट भी ब्लैक होते हैं। यहाँ पे भी नेफ्टेक में खरीदते रहे, नेफ्टेक में थे, मेलोडी सिनेमा होता था। लेकिन बात ये है, आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये इस किस्म की चोरी है कि बस उसमें ये कह देना कि निज़ाम, दो चीज़ें हुई हैं। एक तो जान के इस निज़ाम को ऐसा रखा गया जिसके अंदर कवानीन की बेहतरी ना की जाए और इन चीज़ों की वाइट कॉलर क्राइम की प्रोसिक्यूशन हो सके, और दूसरा हमेशा से इसमें लकूना रखा गया कि आप उसको पकड़ेंगे, वो कहेगा नहीं ये तो इसके थे, वो उसके थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी जो अपना एक ईमान ताज़ा हुआ है इस मुल्क के इदारों पे, तो आपका हुआ है। JIT आप माशाल्लाह इस वक्त एहतसाब वज़ीर मुमलिकत बराए एहतसाब भी हैं। आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे मुल्क से आप मंगवा सकते हैं आप स्टेटिस्टिक्स, तमाम थानों से, अगर आप ये कहें पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान, ब्लैक में जो टिकट बेचते हैं उस पर कितने मुकदमे अंजाम तक पहुंचे, कोई एक मुझे आप अगले हफ्ते तक अगर केसेस बता दें तो मैं आपका इंतहाई शुक्रगुजार हूँगा। ये आप कर सकते हैं ना, आप है भी एक्सपीरियंस वकील, नॉलेज में होगा। इस्लामाबाद कोई ऐसे केसेस ब्लैक टिकट बेचने वालों का हिसाब करें अब ये मतलब ये कोई फिगर तो होगी ना। मैं उस मेथोडोलॉजी की बात कर रहा हूँ। कपूर भी पैसे एक के पास होते हैं, टिकट एक के पास, तो वो मेथोडोलॉजी बड़ी डिफरेंट। इसलिए मैंने कहा था ना कि टिकट एक के पास से निकलता है तो उसने वो कहता है कि जी मैंने तो जायज खरीदा है, जिसने ब्लैक किया होता है वो कहता है ये मेरे जाती पैसे हैं, ये तो टिकट मैंने ब्लैक के नहीं दिए। तो अब ये मैं भी इसी रेफरेंस से कैसे साबित करेंगे कि नहीं ना कि टिकट और पैसे एक ही शख्स के पास पैसे ग्रुप। असल में इस टिकट पे रंग लगा हुआ था, तो ये टिकट जिसके हाथ में गया उसके हाथ पे रंग छोड़ता गया, क्योंकि जिसने टिकट ब्लैक करवाया शुरू में ओमनी वाला, उसकी भी नीयत में फतूर था। उसने कहा अकेला नहीं जाऊंगा, सबको साथ लेके जाऊंगा।
अच्छा, एक और नाज़रीन अहम केस कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिस्टेड है और आज़म सवाती साहब आईजी ट्रांसफ़र केस के हवाले से, जिसमें माजी में जो हेयरिंग्स हुई उसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इंडिकेशन दी थी और सवाल किया था कि 62(1)(f इस पे लग सकता है, नहीं लग सकता, किस तरह से चीज़ें चलेंगी आगे। और एक बड़ा सवाल जो अभी तक चल रहा है कि जनाब इस्तीफ़ा तो इन्होंने दे दिया था, तो क्या वो नोटिफिकेशन इनके इस्तीफ़े का एक्सेप्टेंस का जारी हुआ, क्योंकि हुकूमती वेबसाइट्स पे अभी तक इनका बतौर वज़ीर नाम चल रहा था। इस सवाल का जवाब मालूम करेंगे एक वक्फे के बाद। और ख्वाजा साद रफ़ीक के जो अकाउंट्स की तफसीलात कुछ निकली हैं वो, और अगर टाइम रहा तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ही बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद आईजी ट्रांसफ़र केस जो आज़म सवाती के हवाले से भी जाना जाता है, जिसमें जब एक गरीब आदमी की भैंस और उसके ऊपर इन्होंने गरीब ख़ानदान पे FIR कटवाई, उन पर जुल्म और तशद्दुद किया, यहाँ तक कि उसकी भैंस भी पहले रख ली थी अपने पास हब्से बेजा में, और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन पे उस गरीब आदमी की भैंस भी वापस हुई थी। आज़म सवाती का नोटिफिकेशन हो गया या नहीं हुआ? बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, कुछ इल्म है आपको, नोटिफिकेशन इस्तीफे का हो गया था या अभी पेंडिंग पड़ा है? जी, ये तो अब कैबिनेट डिवीजन ही बता सकता है कि नोटिफिकेशन हो गया इस्तीफे का, नहीं, लेकिन इस चीज़ को मैं जानता हूँ कि उनका इस्तीफा भी आ गया था। वो इस्तीफा तो आ गया था, एक नोटिफिकेशन होता है, जैसे डॉक्टर फरूख सलीम साहब के हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी उनका तो कभी नोटिफिकेशन हुआ ही नहीं था। तो अब अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो इस्तीफा मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि बैरिस्टर साहब ये इस्तीफा है, ये संभाल के दो चीज़ें, मेरी इतला के मुताबिक नोटिफिकेशन भी हो चुका है और उसके बाद ना ही कभी उन्होंने काबीना के किसी इजलास में शिरकत की है, ना ही किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठे हैं, तो वो तो इफेक्टिवली जा चुके हैं। अगर नोटिफिकेशन ना हो तो वो वजीर कंसीडर होंगे? देखिए, नोटिफिकेशन तो इशू होता है ना, वो तो नोटिफिकेशन तो हो चुका है, लेकिन जब एक बंदा इस्तीफा दे के खुद आए भी नहीं रहा तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक नोटिफिकेशन शायद हो चुका है। इनके रेजिग्नेशन का एक्सेप्ट, रेजिग्नेशन तो आया हुआ है, वो तो बल्कि सबको पता था जो रेजिग्नेशन, वो वफाकी वजीर नहीं है, बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, हो चुका होगा, मैंने कुछ देखा नहीं है नोटिफिकेशन, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक नोटिफिकेशन हो चुका है। ज़मीर साहब, आपके पास क्या इतलात है इस हवाले से? देखिए, अब ये तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अकाउंटेबिलिटी अगर कह रहे हैं तो फिर इनको यकीनन पता होगा। मामला तो वो भी अकाउंटेबिलिटी का था, सिटिंग मिनिस्टर वाज हेल्ड अकाउंटेबल, और एक गरीब खानदान के साथ ज्यादती जिस पे उन्होंने जाके फिर इस्तीफा दे दिया। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि इन्होंने मशवरा भी इन्होंने दिया होगा कि बड़ी तलवार से बचने के लिए जो है ये छोटा मोटा जो है वो मामला तय कर लें और इस्तीफा दे दें। और JIT ने काफी खौफनाक फाइंडिंग्स निकाली थी आजम सवाती के हवाले से, बिल्कुल, और चीफ जस्टिस साहब सवाल भी करते रहे 62(1)(f) का कि लगता है या नहीं लगता, लेकिन जब हेयरिंग होगी तो उसमें देखते हैं कि कल इस हवाले से प्रोसीडिंग्स क्या चलती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स उनकी मुद्दत म्याद नाज़रीन पूरी हो रही है, और इस हवाले से मैंने पाकिस्तान के तर्जुमान जनरल आसिफ गफूर का इंटरव्यू किया था, उनसे पूछा था कि अब तक मिलिट्री कोर्ट्स ने क्या किया और क्या ये दोबारा बनेंगी नहीं बनेंगी, तो क्या जवाब था उनका, आइए सुनते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए बनाई गई थी, इसका दूसरा टर्नओवर जो है वो भी ख़त्म होने वाला है, और ये एक स्पेशल अरेंजमेंट थी चूँकि पाकिस्तान में एक हालात थे, टेररिज्म चल रहा था, अदालतों में वो केस चल नहीं पा रहे थे, तो इन दोनों टर्नओवर्स में 4 सालों में ओवर 700 केसेस, 717 टू बी स्पेसिफिक, ये मिलिट्री कोर्ट्स में थ्रू अ सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू जब हमारे पास आते हैं तो 717 केसेस आए अब तक के दोनों टर्नओवर्स में। उसमें से 646 केसेस जो हैं वो फाइनल हो गए, उनमें से 345 को डेथ सेंटेंस अवार्ड की मिलिट्री कोर्ट्स ने, जिसमें से 56 एग्जीक्यूट हो चुके हैं। बाकी एक प्रोसेस होता है, आपको पता है कि सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाता है, और 5 इनमें से ऐसे थे जो कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको अक्यूटल भी दिया गया। इम्पैक्ट की बात करें तो इसने एक अच्छा डेटरेंस जो है वो उसका रोल अदा किया है। दहशतगर्दी में हम समझते हैं कि बहुत सारी कमी इसकी वजह से हुई है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर था जो कि हुकूमत ने दोनों दफ़ा लिया। अगर हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करती है कि इसकी ज़रूरत अभी भी है, टिल सच टाइम कि आपकी अदालतें उस नहज पे पहुंच जाएं कि हमारे मुकदमात उसमें चल सकें और ये फ़ैसले वहाँ हो सकें, तो ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला होगा, जैसे वो फ़ैसला करेंगे उसके मुताबिक आगे चलेगा। बैरिस्टर साहब, हुकूमत पाकिस्तान का इस हवाले से कोई फ़ैसला हो गया क्योंकि आज मुद्दत म्याद तो ख़त्म होगी? देखिए, इसमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के फैसले की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार होगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहती है, तमाम अपोजिशन को इस एक पेज पे होने की ज़रूरत है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त कोई ये हो पाएगा।
जमीर साहब आपकी भी यही राय है? लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जो इस वक्त तक जितनी कामयाबी है उसमें जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा, तो मैं समझता हूँ कि इनको इस चीज़ पे तो एक पॉइंट पे तो इकट्ठा हो जाना चाहिए कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर साल के लिए एक और एक्सटेंशन इसमें चली जाए, क्योंकि जिस तरह वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक्सिक्यूशंस 56 एंड 345 को मतलब हुआ है और बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, आ भी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनको ये इतना तो ख्याल करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो अभी पीपल्स पार्टी के साथ जो बिलावल भुट्टो साहब के साथ रियायत हुई है, और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बहुत काम आएंगे बिलावल भुट्टो इनके PTI की हुकूमत के, तो मेरा ख्याल है कि ये भी मामला बेहतर हो जाएंगे। इस हवाले से इनको इतना घबराना नहीं चाहिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन बिलावल उस पर अपनी पॉलिसी लाइन दे चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पीपल्स पार्टी तो पहले भी देते रहे हैं। पीपल्स पार्टी रजा रबानी तो आंसुओं से भी रोए हुए हैं, अगर आपको याद हो कि ये क्या जुल्म हो रहा है तो वो तब भी हुआ था। तो ये तो वोट दे दिया। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।